हेलो एंड वेलकम। तो आज हम सीखेंगे फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रथम चरण लाइट रिएक्शन के बारे में। लाइट रिएक्शन मतलब प्रकाश अभिक्रिया, जैसा कि हम जानते हैं। अ, आपने हम लोगों ने छोटी कक्षाओं में ये बहुत बार सुना है कि पौधे जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हमारे लिए प्राणवायु के रूप में काम आती है। पर हमने कभी ये सोचा है कि जब हर सजीव श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपयोग करता है तथा CO2 छोड़ता है, तो पौधे हमें ऑक्सीजन की उपलब्धता कैसे करा पाते हैं। तो यही सब जानने के लिए आज हम सीखेंगे लाइट रिएक्शन यानी प्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः दो चरणों में संपन्न होता है, जिसका पहला चरण लाइट रिएक्शन होता है और दूसरा चरण डार्क रिएक्शन होता है। तो लाइट रिएक्शन का मुख्य अर्थ ये है कि जो प्रकाश की ऊर्जा होती है, जो एक तरह की फिजिकल एनर्जी है, उसे हम किस प्रकार रासायनिक ऊर्जा यानी कि ATP तथा NADPH में परिवर्तित करेंगे। तो ये सीखने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये होती कहाँ पे है और इसके मुख्य चरण क्या रहते हैं। तो लाइट रिएक्शन मुख्यतः 4 चरणों में संपन्न होती है, जिसका पहला चरण होता है लाइट एब्जॉर्प्शन यानी कि प्रकाश का अवशोषण। जो क्लोरोफिल हम जानते हैं कि हरित भाग होता है पौधे का, जहाँ पे प्रकाश को अवशोषित किया जाता है और उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो उसका दूसरा चरण होता है जिसमें वाटर स्प्लिटिंग यानी पानी का विघटन किया जाता है, और यही पानी का विघटन हमारे लिए ऑक्सीजन को प्रदान करता है। तो ये हमें उत्तर मिला है अपने पहले सवाल का, जो हमने सोचा था कि पौधे ऑक्सीजन कैसे हमारे लिए प्रदान करवा पाते हैं। अब इसका तीसरा चरण होता है जिसमें ऑक्सीजन रिलीज, जो कि मैंने बोला, जो पानी के विघटन से होती है। और चौथा चरण होगा जिसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार हम ATP और NADPH का निर्माण करते हैं प्रकाश अभिक्रिया द्वारा। जैसा कि हमने अभी अभी प्रकाश अभिक्रिया के चरणों को जाना, तो अब हम समझेंगे कि प्रकाश अभिक्रिया के लिए किन किन प्रकाश तंत्रों की आवश्यकता होती है और वो सब कहाँ उपस्थित होते हैं। क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर जो है, हमने सेल बायोलॉजी के अध्याय में भी देखा है कि किस तरह उसके अंदर ग्रेना थाइलेकॉइड पर पाए जाते हैं, जो ऐसे सिक्कों की तरह इकट्ठे रहते हैं, और किस तरह द्रव स्ट्रोमा पाया जाता है क्लोरोफिल के अंदर। तो जो प्रकाश अभिक्रिया जो होती है वो मुख्यतः झिल्ली युक्त अंगक जैसे कि ग्रेना थाइलेकॉइड से संबंधित होती है, जबकि उसमें द्रव स्ट्रोमा का कोई उपयोग नहीं होता। तो जैसा कि हम जानते हैं, 2 प्रकार के फोटोसिस्टम यानी प्रकाश तंत्र पाए जाते हैं। उनमें से जो ग्रेना थाइलेकॉइड जो अंगक होते हैं, उनमें फोटोसिस्टम 1 तथा फोटोसिस्टम 2 दोनों उपस्थित होते हैं, जबकि स्ट्रोमा लैमेली जो होती है, जो 2 ग्रेना थाइलेकॉइड्स को आपस में जोड़ने का काम करती है, उसमें सिर्फ फोटोसिस्टम 1 उपस्थित होता है। और हम जानेंगे कि किस तरह फोटोसिस्टम 2 एक जेड स्कीम की तरह कार्य करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अचक्रीय होता है, जबकि फोटोसिस्टम 1 जो है वो एक चक्रीय प्रवाह का कारण बनता है, जिसमें सिर्फ ATP का निर्माण होता है PS फर्स्ट के द्वारा, और हम NADPH प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जबकि फोटोसिस्टम 2 किस प्रकार हमें ATP के साथ साथ NADPH प्रदान करता है और उसे अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण का कारण बनता है। तो ये सब हम जानते हैं अगले। चलिए आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। इसे सामान्यतः जेड स्कीम के नाम से भी जानते हैं। इसमें जैसा कि हमने पढ़ा कि ग्रेना थाइलेकॉइड में दोनों तरह के प्रकाश तंत्र उपस्थित होते हैं, तो उनका उपयोग होता है तथा हमें उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन जो कि यहाँ मिली है, उसके अलावा ATP तथा NADPH तीनों प्रकार के उत्पाद हमें मिलते हैं। जबकि जब अकेला PS1 उपस्थित होता है तो उस वक्त हमें सिर्फ ATP मिलता है, ऑक्सीजन और NADPH नहीं मिल पाते हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो जानते हैं किस प्रकार अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन काम करता है। उसके लिए हमें समझना होगा कि ये एक रेडॉक्स पोटेंशियल बनाया गया है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं वो रिड्यूस होने की क्षमता रखते हैं। जो हाई रेडॉक्स पोटेंशियल पे होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन का इसी प्रकार एक अचक्रीय प्रभाव जो कि जेड के आकार में बनता है, इसलिए इसे जेड स्कीम कहा जाता है। तो हम देखते हैं किस प्रकार इलेक्ट्रॉन अपनी गति करता है और उससे हमें ATP और NADPH किस प्रकार मिलते हैं, और साथ ही साथ हम हमारे पहले प्रश्न की ऑक्सीजन कैसे रिलीज करते हैं पादप, उसका उत्तर भी ढूंढते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि ग्रेना थाइलेकॉइड में PS2 तथा PS1 दोनों उपस्थित होते हैं। तो जो ग्रेना थाइलेकॉइड होता है, उसकी इनर मेम्ब्रेन जो रहती है, वहाँ पे हमारा फोटोसिस्टम 2 उपस्थित होता है। जब लाइट 680 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्ध्य की होती है,
तो वो PS2 को एक्टिवेट कर देती है और उससे एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन पहले एक इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास जाता है जो कि PS2 से ज़्यादा रेडॉक्स पोटेंशियल रखता है। उसके बाद ये ETC यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है जो हमें एक ADP प्लस PI का उपयोग करके ATP प्रदान करता है, और इस ETC से निकले हुए इलेक्ट्रॉन को PS1 ग्रहण करता है और वो आगे अपने से ज़्यादा रेडॉक्स पोटेंशियल पे उपस्थित इलेक्ट्रॉन ग्राही को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। और यहीं पे हमें एक एंजाइम का नाम याद रखना है जिसका नाम होता है NADP रिडक्टेज, जो क्या करता है NADP प्लस को NADPH में बदलने में मदद करता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास आया है इसकी मदद से हम NADPH बनाते हैं। तो यहाँ हम समझते हैं कि किस प्रकार लाइट PS2 पे गिरती है, और जैसे ही PS2 पे लाइट गिरती है और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर उत्सर्जित होता है, तो इसकी पूर्ति करने के लिए वहाँ मौजूद पानी जो H2O मॉलिक्यूल होता है वो टूटता है और अपना एक इलेक्ट्रॉन PS2 को दे देता है। और यहीं पानी के टूटने से जो ऑक्सीजन रहती है ये हमें एक उत्पाद के रूप में बाहर मिल जाती है। तो हम जैसा कि जानते हैं प्रकाश अभिक्रिया से हमें 3 उत्पाद मिलते हैं, ऑक्सीजन, ATP और NADPH, जहाँ पे ऑक्सीजन मुक्त कर दी जाती है वातावरण में जो हमें काम आती है, जैसा कि हमने सबसे पहले सवाल में जाना। उसके बाद जो ATP और NADPH होता है उनका उपयोग हम अप्रकाशिक अभिक्रिया जहाँ पे ग्लूकोज बनाया जाता है, केल्विन साइकिल, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, में उपयोग किया जाता है। तो इसका साइट जो प्रकाश अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण होता है, इसकी साइट जो है वो ग्रेना थाइलेकॉइड, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वहीं पे दोनों तरह के प्रकाश तंत्र उपस्थित होते हैं और यहीं पे सिर्फ पानी का विघटन होता है और ऑक्सीजन मुक्त होती है। जबकि जहाँ सिर्फ अकेला PS1 होता है वहाँ पे इस प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती है, वहाँ पे हमें सिर्फ शुद्ध रूप से ATP का लाभ होता है। तो अभी अभी हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करी थी, अब हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमने जैसा कि साइट इसकी जब स्ट्रक्चर बनाया था तो देखा था कि ये किस तरह स्ट्रोमा लैमेली में उपस्थित होता है PS1, उसकी वजह से साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, जहाँ पे PS1 ही अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, किसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को देगा, जहाँ से वो ETS में जाएगा और ETS से वापस PS1 को मिल जाएगा। तो ये प्रक्रिया तब होती है जब हमारे पास लाइट जो होती है वो अबाउ 700 nm से ज़्यादा की वेवलेंथ की उपस्थित हो। तो इस प्रकार की वेवलेंथ में क्या होता है कि सिर्फ अकेला PS1 एक्टिवेटेड हो पाता है, जबकि PS2 को इससे कम तरंग दैर्ध्य की लाइट चाहिए होती है जो नहीं मिल पाती, इस वजह से अकेला PS1 क्रियाशील रहता है। और जैसा कि हमने जाना कि इस प्रकार के साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जहाँ पे PS1 अकेला उपस्थित होता है और स्ट्रोमा लैमेली में सिर्फ ATP का निर्माण होता है। जैसे कि हमने प्रकाश अभिक्रिया के 3 मुख्य उत्पाद पढ़े थे, ऑक्सीजन, ATP और NADPH। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हमें ऑक्सीजन और NADPH प्रदान नहीं कर पाता है और सिर्फ हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो जानते हैं किस प्रकार ये प्रक्रिया होती है। इसमें जब लाइट PS1 पे गिरती है, जो कि हम बात कर रहे हैं स्ट्रोमा लैमेली की, और वहाँ पे इससे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये इससे ज़्यादा रेडॉक्स पोटेंशियल पे उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा, जो वहाँ से आगे उसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भेजेगा। यहाँ पे चेन होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये ETC क्या करता है कि हमें ATP जो होता है वो प्रदान करता है, किस प्रकार से ADP प्लस IP से ATP में कन्वर्ट करता है, और ETC अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस PS1 को भेज देता है। इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन एक नॉन साइक्लिक वे में, जैसे कि हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में पढ़ा था कि PS2 से जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसकी कमी हमें पानी प्रदान करता है, कि पानी से जो इलेक्ट्रॉन मिलता है वो वापस PS2 को मिलता है, और जो PS2 से इलेक्ट्रॉन निकला था उसे अंत में NADPH ग्रहण कर लेता है। तो वो एक तरह से वापस PS2 को नहीं मिल पाता, इस वजह से उसे हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा। जबकि इस तरह की प्रक्रिया में हमें PS1 से इलेक्ट्रॉन निकला जो ETC में गया और वापस PS1 को मिल गया। तो इस प्रकार ये किसी तरह की साइकिल को दर्शा रहा है। तो इस वजह से हमने इसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा, जिसका साइट हमेशा स्ट्रोमा लैमेली हमें याद रखना है। इसमें सिर्फ PS1 यूज होता है और इसके साथ साथ हमें सिर्फ ATP का निर्माण मिलता है, जबकि ऑक्सीजन और NADPH नहीं मिल पाते हैं। चलिए अगले पड़ाव में हम समझते हैं केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को। तो जैसे कि हमने समझा किस प्रकार से PS1 और PS2 अपना काम करते हैं और इलेक्ट्रॉनों का एक प्रवाह होता है, तो हमें पीटर मिशेल ने एक हाइपोथेसिस बताई, केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, जो माइटोकॉन्ड्रिया में भी काम करती है और क्लोरोप्लास्ट में भी काम करती है। इन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि किस प्रकार अगर हम एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बना देते हैं
तो उसमें जब प्रोटॉन एक झिल्ली के आर पार गति करते हैं तो हमें एटीपी का उत्पादन मिलता है। तो उन्होंने ये समझाने के लिए हमें बताया कि किस प्रकार क्लोरोप्लास्ट में केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के थ्रू हम एटीपी का उत्पादन कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए हमने देखा कि इसमें पहली बात तो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस की। उसके बाद हम जान सकते हैं कि किस प्रकार वो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है क्लोरोप्लास्ट में, और उस ग्रेडियंट के मदद से हम किस प्रकार एटीपी का सिंथेसिस कर सकते हैं। तो उन्होंने रिक्वायरमेंट्स में बताया कि एक मेम्ब्रेन की आवश्यकता होगी, हमें एक प्रोटॉन पंप की आवश्यकता होगी जहाँ से हम प्रोटॉन को एक झिल्ली के इस तरफ से दूसरी तरफ पहुँचा सकें। तीसरी बात प्रोटॉन ग्रेडियंट, अगर प्रोटॉन का ग्रेडियंट होगा तभी हम एक उच्च सांद्रता से या उच्च कंसंट्रेशन से उसकी निम्न कंसंट्रेशन की तरफ पहुंचा सकते हैं। और उसके साथ साथ हमें एक एंजाइम की आवश्यकता होती है जिसका नाम है एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज एटीपी का सिंथेसिस करेगा। प्रोटॉन ग्रेडियंट की मदद से हम प्रोटॉनों को एक उनकी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ भेज पाएंगे। प्रोटॉन पंप प्रोटॉन्स को पंप करेगा। और मेम्ब्रेन जो कि हमारे पास थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन होती है। तो जैसे ही हम समझेंगे कि किस प्रकार थाइलेकॉइड की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो थाइलेकॉइड की ल्यूमेन रहती है उसमें किस प्रकार प्रोटॉन्स इकट्ठा होते जाते हैं और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दौरान ही लाइट रिएक्शन में, और उसकी मदद से हम ये सब कर पाते हैं, किस प्रकार से हम अपना एटीपी जो है उसका निर्माण कर पाएंगे। तो सबसे पहला चरण हम जानते हैं कि क्यों हम थाइलेकॉइड की ल्यूमेन में H+ को इकट्ठा कर पाए। तो पहला चरण उसमें आता है कि वाटर स्प्लिटिंग ऑन इनर थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। तो जो PS2 लोकेटेड होता है, जो हमने पहले भी पढ़ा कि थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में जो इनर मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे उपस्थित होता है। तो जैसे ही लाइट PS2 पे गिरती है उसका एक इलेक्ट्रॉन उससे चला जाता है और पानी अपना टूट के अपना जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो PS2 को प्रदान कर देता है, जैसा कि हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में पढ़ा। तो जैसे ही उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन काम ले लिए और जो ऑक्सीजन थी वो तो मुक्त हो गई, जो बचे हुए H+ आयन है, जो प्रोटॉन्स हैं, वो कहाँ गए? क्योंकि थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन अंदर की तरफ है, तो उसकी इनर मेम्ब्रेन पे PS2 उपस्थित है, तो वो प्रोटॉन्स जो है वो थाइलेकॉइड की ल्यूमेन में इकट्ठा हो जाते हैं। तो सबसे पहला कारण हमारे लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने के लिए ये आया कि वाटर स्प्लिटिंग ऑन इनर थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ ही प्रोटॉन इकट्ठा हो गए। दूसरा इसका कारण ये होता है कि जो पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, हम तो यही सोच रहे थे इतनी देर से कि जो PS2 से इलेक्ट्रॉन जाएगा उसको एक इलेक्ट्रॉन कैरियर कैरी करेगा, वो उसको आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भेजेगा और वहाँ से उसको PS1 एक्सेप्ट करेगा और वो किसी नए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे देगा। तो इस प्रक्रिया में हमें तो लगा था कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन गति करेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है PS2 का, वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को ना देके वो किसी H+ कैरियर को दे देता है। इस वजह से क्या होता है कि वो जो H+ कैरियर है वो प्रोटॉन जो कि स्ट्रोमा की तरफ होते हैं उन्हें एक्सेप्ट करता है और उन्हें जब इलेक्ट्रॉन को आगे कैरी कर रहा होता है तो अपने H+ ल्यूमेन के अंदर छोड़ देता है। इस वजह से भी हमें ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉनों की अधिकता मिलती है, जो हमें प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने में मदद करता है। अब हम देखेंगे कि तीसरा चरण कैसे हुआ। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने के लिए हमें क्या इंपॉर्टेंट है कि प्रोटॉनों का जो है वो अंतर ल्यूमेन में और बाहर स्ट्रोमा की तरफ में ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ल्यूमेन के अंदर अधिकता होगी तभी प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा। हो सकता है हम स्ट्रोमा से प्रोटॉन हटा दें, ये भी तो एक प्रकार से हमें इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट प्रदान करेगा। जैसे मान लीजिए एक लड़के के पास 10 रुपये हैं, दूसरे के पास भी 10 रुपये हैं, तो उनमें अगर हमें अंतर बढ़ाना है उनके पैसों का तो किस प्रकार बढ़ाएंगे? या तो मैं 10 रुपये वाले को 5 रुपये एक्स्ट्रा दे दूँ तो उसके पास 15 हो जाएंगे, या फिर मैं जिसके पास 10 रुपये उससे 5 रुपये छीन लूँ तो दोनों का अंतर तो दोनों ही केसेस में बढ़ गया। तो इसी प्रकार जो होता है, जो NADP रिडक्टेज है वो स्ट्रोमल साइड से H+ को छीन लेता है, एक तरह से कह सकते हैं अपन, जिसपे NADPH बनता है। तो इस वजह से स्ट्रोमा साइड के इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, H+ प्रोटॉन जो है कम हो जाते हैं। तो दो कारण तो ये हुए जिन्होंने अपने H+ कैरियर जो है वो स्ट्रोमा से H+ ले लिए और उन्हें ल्यूमेन में भेज दिया, जबकि एक कारण ये हुआ कि जो H+ है वो डायरेक्टली वाटर स्प्लिटिंग की वजह से हमें ल्यूमेन के अंदर मिल गया। तो इन्हें अगले चरण में हम वैसे ATP सिंथेज, जो कि हमने एंजाइम का नाम लिया कि ATP सिंथेज जो है वो ATP बनाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उसकी स्ट्रक्चर के बारे में भी हम समझेंगे कि किस प्रकार वो उसमें क्या क्या भाग होते हैं और उनका क्या क्या कार्य होता है। तो ATP सिंथेज, जैसा कि मैंने बताया कि मेम्ब्रेन में उपस्थित वो एंजाइम है जो हमें ATP बनाने में मदद करेगा। तो इसके 2 पार्ट होते हैं, एक F0 और एक F1।
तो एफ नॉट पार्ट जो होता है वो हमें चैनल प्रदान करता है मेम्ब्रेन से प्रोटॉन्स को गुजारने के लिए। प्रोटॉन्स सीधे तो क्या बोलते हैं, साधारण विसरण यानी कि सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू तो उस मेम्ब्रेन के आर पार नहीं गुजर सकते। तो प्रोटॉन जो है वो सुसाध्य विसरण यानी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की वजह से गति करते हैं। और हमने जैसा कि पढ़ा हुआ है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए हमें चैनल प्रोटीन्स की जरूरत, चैनल कैरियर्स की जरूरत होती है। तो एफ नॉट जो होता है हमें चैनल प्रोवाइड करता है, जबकि एफ वन जो एटीपी सिंथेसिस का मुख्य भाग होता है, जो डायरेक्टली एटीपी का सिंथेसिस करता है जब जब उसमें से प्रोटॉन्स गति करते हैं। आगे हम एक डायग्राम की सहायता से केमियोस्मोटिक थ्योरी को बड़े अच्छे से समझेंगे कि किस प्रकार वाटर स्प्लिटिंग अपने की वजह से और जो इलेक्ट्रॉन कैरियर की जगह H+ कैरियर बीच में आ जाता है, उसकी वजह से किस प्रकार प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन्स बढ़ते हैं ल्यूमेन में और हमें ग्रेडियंट मिलता है। और तीसरा हम ये भी समझेंगे कि किस प्रकार NADP रिडक्टेज स्ट्रोमल साइड में उपस्थित होते हुए स्ट्रोमा से H+ को लेता है और हमें NADPH प्रदान करता है, जो कि लाइट रिएक्शन का एक डायरेक्ट उत्पाद भी है जो हम डार्क रिएक्शन में काम लेते हैं। तो आइए देखते हैं डायग्राम। चलिए हम केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस को इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं, जहाँ पे हम जो 3 कारण हमने समझे थे कि किस प्रकार जल का विघटन जो होता है जो H+ को ल्यूमेन के अंदर छोड़ता है। दूसरा कारण हमने समझा था कि जो प्रथम PS2 का प्रथम इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसी इलेक्ट्रॉन कैरियर को ना देके H+ कैरियर को देता है, और जो H+ कैरियर उस H+ को स्ट्रोमा साइड से उठा के और ल्यूमेन की तरफ फेंक देता है, जो कि हमारा ग्रेडियंट बनाने का दूसरा कारण था। और तीसरा कारण जैसा कि हमने समझा कि जो ये PQH2 है अपना इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F को देगा, जैसा कि अपन ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में समझा हुआ है, और वो आगे प्लास्टोसाइनिन फिर PS1 को देगा। PS1 अपने जो यहाँ पे रह गया है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन दर्शाना, तो अपने इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से पहले फेरेडोक्सिन और फिर FNR को प्रदान करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। और FNR अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो NADP+, जो कि मैंने बताया NADP रिडक्टेज एंजाइम जो कि यहाँ उपस्थित होता है, जो NADP+ को NADPH में बदलने की कोशिश बदलता है एक्चुअली। तो इस प्रक्रिया में हमने देखा कि किस प्रकार NADP+ H+ जो है वो स्ट्रोमा की NADP रिडक्टेज की लोकेशन मैंने आपको पिछले डायग्राम से पहले जब थ्योरी देखी थी तो उस टाइम बताया था कि वो स्ट्रोमल साइड में होती है। तो स्ट्रोमल साइड में होने की वजह से जो NADP+ है वो H+ स्ट्रोमा से उठाएगा, और स्ट्रोमा से उठाएगा तो वहाँ पे H+ की कमी करी, जैसे कि PQH2 ने भी करी थी। तो इस प्रकार ये दोनों कारण बनते हैं स्ट्रोमा में से H+ की सांद्रता या कंसंट्रेशन को कम करने के। जबकि पानी का विघटन जो हुआ था वो ल्यूमेन की तरफ हुआ था, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन में उपस्थित रहता है PS2, जिससे कि वाटर की स्प्लिटिंग संबंधित रहती है। तो इस वजह से एक तो H+ यहाँ बढ़ा है, जैसे कि मैंने A पार्ट लिखा है कि यहाँ H+ बढ़ता है। दूसरा रीजन मैंने लिखा है यहाँ पे B पार्ट लिखा है, जहाँ पे PQH2 जो है अपना H+ स्ट्रोमा से उठाता है और ल्यूमेन की तरफ फेंक देता है। और तीसरा कारण जो हमने यहाँ पे समझा कि NADP+ जो होता है NADP रिडक्टेज की जो लोकेशन है, खास करके लोकेशन ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इनर मेम्ब्रेन में होगा वो पानी का विघटन तो वो H+ अपना इनर मेम्ब्रेन में फेंकेगा, और जो NADP+ होगा वो उसको H+ की जरूरत है और वो स्ट्रोमा से उठा लेगा। तो मैंने जैसे एग्जांपल से समझाया था कि हमें पैसों का अंतर करना है, इसी तरह से हमें H+ का अंतर बढ़ाना है, ना कि किसी एक की कंसंट्रेशन बढ़े ही बढ़े। हम ऐसा कर सकते हैं कि स्ट्रोमा साइड से H+ की कंसंट्रेशन को कम कर दें, तो ये भी हमारे लिए एक रीजन बनता है। और इस प्रकार से ल्यूमेन में जैसे कि हमने देखा है कि हाई H+ हो जाता है, इन सब वजहों से H+ अधिक मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये H+ जो रहते हैं, ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन दिखाई है मैंने दोनों, तो जो ये H+ रहते हैं वो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन के आर पार गति करते हैं। और उसी समय हमने पिछले ही थ्योरी पार्ट में समझा था कि ATP सिंथेज नाम का एंजाइम जो होता है जो ADP+ PI को ATP में कन्वर्ट करता है जब H+ उससे आर पार गुजरते हैं। तो ये प्रक्रिया में हमने CF0 जिसकी हमने बात करी थी कि वो क्या बोलते हैं H+ के सुसाध्य विसरण यानी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए CF0 की आवश्यकता होती है, जो एक कैरियर प्रोटीन प्रोवाइड करता है। और जो ATP सिंथेज का मुख्य भाग रहता है CF1, जो कि एक्चुअल में हमें ATP का सिंथेसिस करके देता है, जो मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर की तरफ स्ट्रोमल साइड में उपस्थित होता है। तो जब H+ इस थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के दोनों तरफ गति करेगा, एक दो पार गति करेगा, तो हमें ATP का सिंथेसिस मिलेगा। तो ये कारण हमने समझे जिन वजहों से हमें ATP का निर्माण मिला है, और ये केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है।
तो एक बार हम पूरी समरी रिवीजन कर लेते हैं प्रकाश अभिक्रिया का। इस प्रकार प्रकाश अभिक्रिया समाप्त हो जाती है। किस प्रकार समाप्त होती है? एक तो हमें एटीपी का निर्माण मिल गया, जो हमारा दूसरा उत्पाद था, पहला उत्पाद मान लेते हैं इसे, चलो एटीपी के रूप में हमें पहला उत्पाद मिला है लाइट रिएक्शन का। दूसरा उत्पाद हमने बात करी थी कि NADPH, वो भी एक तरह की एनर्जी करेंसी है। ये समझ लो, आपकी एटीपी अगर रुपया है तो NADPH को डॉलर समझ लीजिए, क्योंकि ये NADPH का आगे जाके उपयोग उसी तरह से होना है। तो ये बस अलग अलग एनर्जी करेंसीज हैं, ऊर्जा की अलग अलग मुद्राएं हैं। तो इस प्रकार हमने ये दो चीज़ें कर ली। और तीसरा आपने देखा होगा कि जब H2O टूटता है तो वो ऑक्सीजन मुक्त करता है, जो कि तीसरा हमारा लाइट रिएक्शन का उत्पाद था, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था। तो इस प्रकार हमने समझा कि जो प्रकाश अभिक्रिया होती है उसमें किस प्रकार हमने ऑक्सीजन का निर्माण किया, जो पौधे मुक्त करते हैं दिन के वक्त, और किस प्रकार एटीपी और NADPH का उपयोग आगे डार्क रिएक्शन यानी केल्विन साइकिल में करते हैं। और तो हमने ये समझा। अब एक बार समरी रिवीजन कर लेते हैं। लाइट रिएक्शन के 4 स्टेप पढ़े थे हमने, जिसमें पहला होता है कि लाइट जब PS2 पे गिरती है तो इससे इलेक्ट्रॉन लाइट एब्जॉर्प्शन करता है ये, और इससे इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। जैसे ही इससे इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है उसी वक्त हमें पानी का विघटन दिखाई देता है। जब पानी टूटता है हाफ O2 प्लस इलेक्ट्रॉन्स और H+ में, जो इलेक्ट्रॉन की पूर्ति PS2 को करने में भी सहायक है और हमें ल्यूमेन के अंदर हाई H+ कंसंट्रेशन बनाने में। देखिए पानी का विघटन कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि एक तो वो PS2 को अपने इलेक्ट्रॉन वापस प्रदान करता है, ताकि वो अगली बार जब लाइट गिरे तो फिर से एक्साइट होकर एक इलेक्ट्रॉन दे पाए। और दूसरा हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट करता है कि ऑक्सीजन, जो कि हमारे लिए प्राणवायु मानी जाती है सभी सजीवों के लिए, उसको प्रदान कर देते हैं। और तीसरा जो है, हमें जो ल्यूमेन में हाई H+ कंसंट्रेशन चाहिए थी, प्रोटॉन प्रवणता जिसे प्रोटॉन ग्रेडियंट कहते हैं, वो चाहिए थी, उसको प्रदान करने का काम भी पानी के विघटन ने किया। तो इस प्रकार हमने दूसरा चरण भी समझा कि किस प्रकार पानी का विघटन होता है। तीसरे चरण में हमने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट समझा कि जब ये यहाँ से वहाँ जाता है तो किस प्रकार अपनी गति को पूरा करता है। और चौथा हमने देखा कि किस प्रकार ATP और NADPH का निर्माण होता है। तो ये प्रकाश अभिक्रिया की मुख्य चरणें थी। इसमें 2 तरह के फोटो सिस्टम की हमने बात करी। फोटो सिस्टम 2 जो कि थाइलेकॉइड की इनर मेम्ब्रेन से संबंधित रहता है और कहाँ मिलता है, ग्रेना थाइलेकॉइड्स में। जबकि PS1 के बारे में हमने जाना कि वो सिर्फ स्ट्रोमा लैमेली में उपस्थित होता है और चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण से संबंधित होता है, और हमें केवल ATP का शुद्ध लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के थ्रू ये सब समझा कि किस प्रकार H+ की गति के कारण हम ATP का सिंथेसिस कर पाते हैं, और किस प्रकार NADP रिडक्टेज एंजाइम जो स्ट्रोमा की तरफ उपस्थित होकर और H+ को ग्रहण करके NADPH में परिवर्तित हो जाता है। और ये ATP और NADPH अगले चरण में हमें काम आते हैं, जहाँ पे हम CO2 की मदद से ग्लूकोज बनाते हैं, जिसे अंधकार अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन कहते हैं। उसे हम समझेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।